थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम बैटरी को किसी सर्किट में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं और उसमें करंट का फ्लो होता है, तो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है, बैटरी में केमिकल्स होते हैं, इस वजह से बैटरी में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? केमिकल एनर्जी। तो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है वो कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट होती रहती है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, कंडक्टिंग वायर में और कंडक्टर में और रेजिस्टेंस में। इसको कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं, कंडक्टर भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है और ये काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और एटम से कोलाइड होंगे, और इस कोलाइड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो अपन कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से कोलाइड करेंगे, इस तरीके से ये इसे टकराएंगे। और जब कोलाइड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा पार्ट एटम में चला जाएगा। इनकी काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा पार्ट है वो एटम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एटम में ट्रांसफ़र होगा तो ये एटम स्लाइटली वाइब्रेट होगा, ये भी स्लाइटली वाइब्रेट होगा, और इनमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद में ये स्लाइटली वाइब्रेट करेंगे और ऐसे आगे से आगे एटम्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जाएगा कोलाइड की वजह से। तो ये एक तरह से इनका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी, और ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन लेते हैं एक प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है। यदि हम कोई प्योर रेजिस्टेंस लें, अब इस प्योर रेजिस्टेंस को अपन सर्किट में बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है, इससे अपन इस बैटरी को, इस प्योर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स मीन्स बैटरी, इसको अपन ने प्योर रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रिक सोर्स है, इस प्योर रेजिस्टेंस को एनर्जी देगा। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके देगा इसको। तो ये जो एनर्जी है
ये पूरी की पूरी किस में चेंज हो जाएगी? हीट में चेंज हो जाएगी। हीट कह सकते हैं या अपन इसको कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अब अपन ये जो प्रोसेस है इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से बोलेंगे कि इफ़ ए प्योर रेजिस्टेंस is connected to a electric source or battery, then the energy given to the pure resistance by an electric source fully energy changes into या convert into heat or thermal energy. This is known as thermal effect of current. चलो अपन इसको लिख लेते हैं। If a pure resistance is connected to an electric source then the energy given to the pure resistance by an electric source और ये एनर्जी अपन आगे कैलकुलेट करेंगे, ये होगी W = VIT, फुली converted into heat or thermal energy. This is known as thermal effect of current. Thermal effect of current. Okay? इसने कह दिया कि जब किसी भी प्योर रेजिस्टेंस को अपन इलेक्ट्रिक सोर्स और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू जो भी एनर्जी प्योर रेजिस्टेंस को दी जाती है वो एनर्जी टोटल पूरी की पूरी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्योर रेजिस्टेंस है वो स्लाइटली हॉट हो जाता है। वो पूरी की पूरी थर्मल एनर्जी या हीट में चेंज हो जाएगा तो वो टाइम के साथ हॉट होता जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर। इन सब में जितनी भी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक सोर्स से अपन को मिलती है वो सारी एनर्जी हीट या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब अपन हीट को फाइंड करेंगे, जो भी अपनी जनरेटिंग हीट है उसको फाइंड करेंगे। तो टोटल एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है
मीन्स ये जो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो टोटल क्या हुई, पूरी की पूरी किस में चेंज हो गई, थर्मल एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को अपन, बैटरी की केमिकल एनर्जी कम्प्लीटली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इस प्रिंसिपल पर बेस्ट एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक गीज़र और इलेक्ट्रिक हीटर। ये सब थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करते हैं। उसके बाद अपन फाइंड करेंगे टू फाइंड द हीट, हीट फाइंड करेंगे जनरेटेड फ्रॉम थर्मल इफेक्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस के द्वारा जो हीट जनरेट होती है उसकी क्या वैल्यू होती है वो अपन को फाइंड करना है। इसके लिए अपन एक रेजिस्टेंस को, प्योर रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ते हैं। ये प्योर रेजिस्टेंस है, इसको अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं बैटरी से। मैंने कनेक्ट कर दिया, ये इसमें आई, ये आर और ये इसके टर्मिनल्स के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है। रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस वी और करंट आई। ओके, अब अपन करते हैं कि इफ़ क्यू चार्ज है वो किसी भी रेजिस्टेंस में टी टाइम के लिए पास होता है, तो उसके टर्मिनल्स के बीच में डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस यदि वी है तो वर्क डन क्या होगा। सपोज इफ क्यू चार्ज is passes through the resistance। अगर रेजिस्टेंस में से क्यू चार्ज पास हो रहा है इन टाइम टी टाइम में, क्यू चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, टी टाइम में, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू चार्ज टी टाइम के लिए रेजिस्टेंस में से पास होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना डेवलप होगा, डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। देन वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन किसके बराबर होगा, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस V। देखो अपन ने पहले भी पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में, क्या पढ़ा था कि जो अपन अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क होता है डन वर्क और चार्ज, इन दोनों का जो रेशियो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है।
वहाँ अपन ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक था उसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अपना वर्क डन और चार्ज का, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वर्क डन और चार्ज, ये अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस में एक इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालेंगे, यहाँ से इसने निकाला कि जो अब वर्क डन क्या होगा, तो ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। भाई Q है, ये इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इसको, तो W इज इक्वल्स टू QV हो गया। तो यही बात अपन ने यहाँ लिखी है कि अपना वर्क डन है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब अपन वैल्यू लिखेंगे कि W इज इक्वल्स टू फिर अपन ने एक ये पढ़ा था कि Q, कि करंट होता है जो करंट I वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन T के। ये अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी शुरू में इलेक्ट्रिक करंट वाली डेफिनेशन में, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, कि T टाइम हो, T सेकंड में एक पॉइंट से कितना चार्ज पास होता है, वही क्या उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इक्वेशन से अपन Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, T इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो IT। ठीक है, ये अपनी शुरू में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी, वहाँ पे ये इक्वेशन थी और इससे अपन ने Q का वैल्यू निकाल लिया, Q इज इक्वल्स टू IT। अब ये Q इज इक्वल्स टू IT है, ये वैल्यू यहाँ Q की जगह लिख देते हैं अपन, तो क्या होगा IT इंटू V। ओके, या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं VIT, बोलने में थोड़ा ठीक रहे, VIT, W इज इक्वल्स टू VIT। ये अपनी इक्वेशन आ गई। ओके, कि अगर Q चार्ज को अपन T समय के लिए किसी रेजिस्टेंस में से पास करेंगे तो उसका डेवलप पोटेंशियल अगर V है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा W इज इक्वल्स टू VIT। I करंट है, T टाइम है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसा कि अपन जानते हैं कि वर्क, किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए अपन को जो वर्क करना पड़ता है, तो वर्क हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, अपन जितना वर्क करेंगे उतनी ही अपन को एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। और अपन ने कहा कि अपनी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी और हीट की वैल्यू इक्वल हुई, तो अब अपन वर्क को एनर्जी बोल दिया, भाई जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी लगेगी, और वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो H लिख दें, H मीन्स हीट। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो H के इक्वल हो जाएगी। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल्स टू VIT। ठीक है, अब अपन ओम्स लॉ पढ़ा था अपन ने। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V इज इक्वल्स टू IR। तो V की वैल्यू क्या है, IR, V इज इक्वल्स टू IR। तो ये वाली वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, V की जगह IR करेंगे। चलो IR, फिर से I और T, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये इक्वेशन अपने पास आ गई, ये हुई अपनी हीट की इक्वेशन। अपन ने ये किया था नहीं, ये फाइंड की थी कि हीट कितनी जनरेट होती है एक प्योर रेजिस्टेंस में, थर्मल इफेक्ट में कितनी हीट जनरेट होती है। तो कितनी हीट जनरेट होती है,
आई स्क्वायर आर टी के बराबर। अब ये आई स्क्वायर आर टी है, तो इस इक्वेशन के इस तरीके से लिखेंगे अपन इसको, द रेजिस्टेंस में जो हीट जनरेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज, किस किस पे डिपेंड करती है, क्या क्या करती है, देखिए हीट के बारे में अपन लिखेंगे। फर्स्ट ये क्या करती है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये देखिए यहाँ पे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट आई, और वो करंट कौन सा, जो अपने वायर में फ्लो हो रहा है। मैं इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इसको लिखेंगे कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, तो करंट कौन सा, फ्लोइंग इन द वायर, जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के बराबर हीट होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, H इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। सेकेंड अपन इस इक्वेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि जो हीट है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है, हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको लिखेंगे हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसको अपन लिख सकते हैं H is proportional to R। थर्ड अपन लिखेंगे कि हीट होती है जो टाइम के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। थर्ड इज हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। टाइम किस चीज़ का, करंट के फ्लो का, कि कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है। तो S इज प्रोपोर्शनल टू T। ये तीनों चीज़ अपन ने किसके लिए लिखी हैं कि हीट किस किस पे डिपेंड करती है, कि हीट किस किस पे डिपेंड करती है। तो हीट होती है वो आई के करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। अब ये जो तीनों रूल्स हैं, ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, ऑल द थ्री रूल्स। इन रूल्स को क्या नेम देंगे अपन, ऑल द थ्री रूल्स आर कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, क्या नेम देंगे इन तीनों को, जूल्स लॉ। अगर जूल्स लॉ आए तो आपको ये H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाली इक्वेशन लिख के और ये तीनों चीज़ें जूल्स लॉ के अंदर लिखनी है आपको। ओके, तो ये तीनों जो रूल्स हैं वो जूल्स लॉ कहलाते हैं।